नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया और मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज की हमारी लीड स्टोरी जुड़ी है यूक्रेन के बहाने यूरोप और अमेरिका के बदलते रिश्तों की। क्या यूरोप और अमेरिका आमने सामने आ रहे हैं? इसके साथ ही देखेंगे कि क्या जर्मनी के नए चांसलर बदल देंगे यूरोप की नीति को। साथ ही देखेंगे जंग से बदहाल गाजा में सामान के ट्रकों के पीछे क्यों भागते हैं लोग। जानेंगे कि बोत्सवाना की बाढ़ में क्या क्या डूब रहा है और आखिर में क्यूबा में कहां पर जुटे हैं दुनिया भर के सिगार के शौकीन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को लेकर उनके देश में नापसंदगी बढ़ती जा रही है। पुतिन ने यह बात ऐसे वक्त पर कही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जंगबंदी के लिए समझौता तैयार है और ज़ेलेंस्की इस पर दस्तखत करने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। बिना यूक्रेन को लेकर समझौते पर यूरोप सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर माहौल यूक्रेन के बहाने यूरोप और अमेरिका के आमने सामने आने जैसा बन रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि वो आखिरी फैसले के करीब हैं। रूस और यूक्रेन की जंगबंदी पर फैसला, जिसकी प्रक्रिया में ना तो यूक्रेन शामिल है और ना ही पहले ही दिन से उसका समर्थन कर रहा यूरोप। I will be meeting with President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement, and which would be nice. I'd love to meet him. Would meet at the Oval Office. So the agreement's being worked on now. They're very close to a final deal. It'll be a deal with rare earths and various other things, and he would like to come, as I understand it, here to sign it, and that would be great with me. I think they then have to get it approved by their council or whoever might approve it, but I'm sure that will happen. ट्रंप ज़ेलेंस्की को लेकर पहले ही दिन से काफी सख्त नजर आ रहे हैं, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर काफी उदार। पुतिन भी जमीन में दबे खनिजों को निकालने के लिए अमेरिका के साथ काम करने की पेशकश कर रहे हैं। उनकी झोली में ट्रंप के लिए प्रस्ताव तो कई हैं। Действующий президент объявил о том, что он хочет добиться мира, кстати говоря, мы тоже, и как можно быстрее. Действующий глава режима, он стоит на пути к достижению этой цели. यूक्रेन अपने लिए समर्थन बढ़ाने की कोशिश में दिन रात एक किए हुए है। सोमवार को उसने जंग के 3 साल होने के मौके पर कीव में यूरोप के कई नेताओं को जमा किया। उसने संयुक्त राष्ट्र में भी रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा, जिसका अमेरिका ने विरोध कर दिया। हालांकि यूक्रेन का प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 वोटों से पास हो गया। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूक्रेन को लेकर ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे मुद्दों पर भी दुनिया का रुख बदल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में दुनिया का एक नया ऑर्डर दिख सकता है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अचल कुमार मल्होत्रा सर जुड़ गए, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अचल सर, एक बात समझ से बहुत परे है कि बगैर यूक्रेन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए अमेरिका ये कह रहा है कि भाई समझौता तैयार है, हस्ताक्षर होने वाला है। ये कैसे संभव है सर? देखिए, ये बहुत सिंपल है। जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप ये मान के चल रहे हैं कि ये लड़ाई ज़ेलेंस्की की लड़ाई नहीं थी। ज़ेलेंस्की बाइडेन सरकार के टाइम से अमेरिका और यूरोप के दम पे ये लड़ाई लड़ रहा था। ये प्रॉक्सी वॉर थी और ज़ेलेंस्की का इस पूरे जो किस्सा है, पूरा एपिसोड है, उसमें कोई रोल नहीं है। तो कल जब बाइडेन सरकार थी, डेमोक्रेट्स की सरकार थी, उनकी पॉलिसी थी कि ज़ेलेंस्की को सपोर्ट किया जाए, इस वॉर को प्रोलॉन्ग किया जाए और जहां तक हो सकता है कि रशिया को कमजोर बनाया जाए इकोनॉमिक तरीके से और मिलिट्री तरीके से। ट्रंप इस पॉलिसी को रिवर्स करना चाहते हैं और उनका एक क्लियर मैसेज है कि ज़ेलेंस्की, तुम्हारा तब भी कोई रोल नहीं था, तुम यूएस के बिहाफ पे ये लड़ाई लड़ रहे थे। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैं राष्ट्रपति हूं और मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई आगे बढ़े और मैं चाहता हूं कि समझौता हो, तो आप जस्ट फॉलो द डिक्टेट कि आप जो मैं कह रहा हूं आप उसे मान के चलिए।
साथ ही साथ वो यूरोप को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये मैं सर आपके पास आ रहा हूं। जी, मैं यूरोप पर जी। बात आपसे करूंगा सर, लेकिन हमने जो एक रिपोर्ट तैयार की वो भी देखना जरूरी है। दरअसल यूरोप ट्रंप की सारी बातें मान लेगा या अपनी बात भी सामने रखेगा, ये आने वाले दिनों में तय होने वाला है। खासतौर पर यूक्रेन का मुद्दा भी यूरोप और अमेरिका के रिश्तों को लेकर काफी कुछ तय कर देगा। सब कुछ ठीक रहा तो फ्रेडरिक जर्मनी के नए चांसलर हो सकते हैं। वो जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे लगता है कि वो ट्रंप की हर बात को आंखें मूंद कर मानने से तो रहे नहीं। हो सकता है कि उनकी अगुवाई में यूरोप एक नई दिशा पकड़े। Das ist nun wirklich das letzte Warnzeichen an die फ्रेडरिक मर्ज यूक्रेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति के लिए इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरते दिख रहे हैं। मर्ज की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सीडीयू जर्मनी के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है और उनके चांसलर बनने के आसार काफी पक्के नजर आ रहे हैं। वो एंजेला मर्केल की पार्टी से हैं, लेकिन उनकी नीतियां काफी अलग हैं और अप्रवासियों को लेकर उनका रुख सख्त है। वो अमेरिका के समर्थक हैं, लेकिन यूरोप और यूक्रेन को लेकर वो अमेरिका से अलग रुख लेने के संकेत दे चुके हैं। नई तरह से शक्ल लेती दुनिया में मर्ज का रुख बहुत मायने रखता है, क्योंकि 27 देशों की यूरोपियन यूनियन में उनके देश की आबादी सबसे ज्यादा है और नेटो में जर्मनी की अच्छी हैसियत है। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में जर्मनी का नंबर दूसरा है। क्यों नहीं पहुंच सके नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टॉर्मर शामिल नहीं थे, लेकिन स्टॉर्मर ने लंदन में सरकारी आवास पर यूक्रेन के लोगों से मुलाकात करके यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोहराया। यूक्रेन के बहाने भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिख रहा है। कल तक अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने वाले देश अब ना कहना सीख रहे हैं और अपने हिसाब से रुख तय कर रहे हैं और जर्मनी इस चलन का मुखिया बनते दिख रहा है। अचल सर, बाइडेन जब थे तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा। अब ट्रंप हैं, वो कह रहे हैं जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। ये आपने बहुत क्लेरिफाई किया। अब सवाल सर यूरोप का है कि यूरोप को कैसे मनाएंगे ट्रंप? यूरोप मानेगा या नहीं मानेगा, या दोनों आमने सामने आ जाएंगे यूक्रेन के बहाने? क्या लगता है आपको आगे? देखिए, यूरोप अभी जो सिग्नल्स दे रहा है वो तो यही दे रहा है कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए और वो खुल के इस बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत ये है कि आज भी यूरोप की जो सिक्योरिटी है वो अमेरिका पे डिपेंड करती है, काफ़ी हद तक करती है। यूरोप को समय समय पे वेकअप कॉल्स मिलती रही हैं कि भाई उन्हें अपनी जो खुद की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना चाहिए। खास तौर से जब ट्रंप पहली बार आए थे और तभी उन्होंने कहा था कि आप ये नेटो में जो खर्चा होता है, आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ अमेरिका आपकी सिक्योरिटी के लिए पे करे, तो आप भी पे कीजिए, आप क्यों नहीं पे कर रहे? इस समय यूरोप इस बात से काफ़ी दुखी और नाराज़ है कि उन्हें इस सारी प्रोसेस से, जबकि ये लड़ाई देखा जाए तो यूरोप की सॉइल पे हो रही है जी, और वो उन्हें ही एक्सक्लूड कर रहे हैं, उन्हें इस पे मिलाना नहीं चाहते। इस पे भी ट्रंप का जो रुख है वो क्लियर है। उनका ये मानना है कि जब ये लड़ाई शुरू हुई थी 3 साल पहले, तो उसके बाद भी एक पीस प्रोसेस शुरू हुई थी और उसमें मल्टीपल प्लेयर्स थे, बहुत सारे यूरोपियंस थे और दूसरे तीसरे प्लेयर्स थे, जिसके चलते ये कहीं भी किसी भी दिशा नहीं पकड़ पाए। तो वो चाहते हैं कि आप अभी शांत बैठिए, मैं ग्राउंड प्रिपेयर करूंगा रशिया के साथ डायरेक्टली। यानी इस समय 2 ही पावर हैं वर्ल्ड में, अमेरिका और दूसरी पार्टी जो है वो रशिया। हम ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे और वक्त आएगा तो हम आपको भी बीच में आपको भी कंसल्ट कर लेंगे, आपकी भी जो कंसर्न्स है उसे देख लेंगे। आज के तरीके मुझे हैंडल करना है। देखिए, ट्रंप 2.0 का एक खास जो कैरेक्टरिस्टिक है, पहली बार तो वो लगते थे अनप्रिडिक्टेबल है, अब वो इंपीरियलिस्ट हो गए हैं अप्रोच में। उन्हें कनाडा भी चाहिए, उन्हें ग्रीनलैंड भी खरीदना है, उनको अपना गाजा स्ट्रिप में रियल एस्टेट डेवलप करती है। तो उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उसके उनका एटीट्यूड और बिहेवियर दिखा रही है। यूरोप छटपटा रहा है, लेकिन क्या लेकिन आप ये कह रहे हैं सीधा सीधा सर, दर्शकों को अगर समझना हो तो सीधा सीधा ये है कि फाइनली यूरोप को ट्रंप की बात माननी ही पड़ेगी। यूरोप की औकात नहीं है, ठीक है सर, यूरोप की औकात नहीं बहुत है। सीधा, बहुत सीधा जवाब आपने दिया। बहुत दर्शकों की ये समझ के लिए बहुत शानदार जवाब था। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत और चीन जैसे 65 देश दूर ही रहे।
भारत रूस का परंपरागत करीबी है, यूक्रेन से उसके अच्छे रिश्ते हैं और ट्रंप की दूसरी पारी के दौरान अमेरिका जाने वाले पहले 4 नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का नाम शुमार है। जंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रूस भी गए और यूक्रेन भी, लेकिन हकीकत यह है कि हाल के बरसों में भारत की अहमियत दुनिया के हर मामले में बढ़ी है। इस ग्राफ पर नजर डालिए। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। यह क्रम एशिया में बढ़ते राजनयिक दबदबे वाले देशों का है और यह कहना है ऑस्ट्रेलिया के लॉवी इंस्टीट्यूट का। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता के एक्स अकाउंट से भी इस बारे में ट्वीट हुआ है। इस लिस्ट में 4, 5 और 6 नंबर पर जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस हैं। उधर गाजा में अपने घर तलाश रहे लोगों के सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी हो रही हैं। लोग लौट रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, मलबा भी हटाने का काम थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा डर इस बात को लेकर है कि कहीं सीज फायर खत्म तो नहीं हो जाएगा और फिर उनको जंग का सामना न करना पड़ेगा। तबाह राफा की तबाह सड़कों पर हिचकोले खाते ट्रक से जब कोई सामान गिरता है तो उसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ इसी तरह भागती है। ट्रक लगातार आ रहे हैं, लेकिन लोगों को सीजफायर खत्म होने का डर सता रहा है। जब रात गहराती है तो इजरायली हमलों में गिरी इमारतों और मलबे के पहाड़ों के बीच उत्तरी गाजा और भयानक लगने लगता है। ना पानी है, ना बिजली, ना इस सर्दी में गर्मी का कोई इंतजाम और ना ही आसपास पड़े मलबे को हटाने के लिए कोई औजार। महीनों तक चली जंग के बाद इस तबाह घरों में रह रहे लोग कई बार मोबाइल की बैटरी में अपने काम निपटाते हैं। जंग थमने के बाद तकरीबन 6 लाख लोग अपने घरों को लौट चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा को फिर से खड़ा करने पर 53 अरब डॉलर से कम रकम खर्च नहीं होगी। गाजा में 5 करोड़ टन मलबा जमा है। इसे हटाने के काम पर फिलहाल 40 बुलडोजर और 4 ट्रक ही लगे हैं। 100 ट्रक लगातार काम करते रहे तो मलबा साफ करने में 15 साल से कम नहीं लगने वाले। लेकिन फिलहाल तो ज्यादा जोर घर लौटने लोगों को खाना देने पर ही है। लेकिन निराशा से भरे माहौल में इस तरह की तस्वीरें उम्मीद की लौ भी जगा रही हैं। गाजा के स्कूलों में फिर से रौनक दिखने लगी है। तकरीबन 6,50,000 छात्र इमारतों में बने स्कूलों में लौट आए हैं। फिलिस्तीनी शिक्षा विभाग का कहना है कि 13,000 छात्रों और 750 से ज्यादा शिक्षकों को बमबारी में अपनी जान इस दौरान गंवानी पड़ी। ये सिलसिला फिलहाल थमा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि पढ़ाई लिखाई का ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और अब दुनिया जहान की कुछ और अहम खबरें कोने कोने से। ताइवान ने एक मालवाहक जहाज और उसके चालक दल के सदस्यों को हिरासत में लिया है। ताइवान को शक है कि इन लोगों ने ताइवान से पेंगू द्वीप को जाने वाली समुद्री केबलों को काट दिया है। टोगो के झंडे वाले इस जहाज का नाम होंगताई है और इसे ताइवान के कोस्ट गार्ड ने मंगलवार को पकड़ा। कहा जा रहा है कि चालक दल के 8 सदस्य चीन के नागरिक हैं। अर्जेंटीना में रहने वाले यहूदियों ने हमास की कैद में मारे गए इजरायलियों को सोमवार को श्रद्धांजलि अर्पित की और हमास से मांग की कि उसके कैद में जितने भी लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। इन लोगों ने शेरी विवास का शव न सौंपने के लिए भी हमास की आलोचना की और कहा कि उसका शव इजराइल को सौंपा जाए। अर्जेंटीना में विवास परिवार के लिए 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। बोत्सवाना के कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी गैब्रोन में एक बांध के ऊपर से पानी बहने की वजह से कारें सड़कों पर तैरती हुई नजर आईं। अंडों की कमी की वजह से निपटने के लिए अमेरिका तुर्की से बड़े पैमाने पर आयात करने की तैयारी कर रहा है। 2025 में तुर्की तकरीबन 42 करोड़ अंडे अमेरिका को निर्यात कर सकता है। 2024 में तुर्की ने 7 करोड़ से ज्यादा अंडे अमेरिका भेजे थे। अमेरिका में बर्ड फ्लू की वजह से अंडों की कमी हो गई है और दाम बढ़ते जा रहे हैं। 2022 के बाद से बर्ड फ्लू की वजह से अमेरिका में अंडा देने वाली तकरीबन 14 करोड़ मुर्गियों को मार दिया गया। इसकी वजह से अंडों के दाम 15% तक बढ़ गए। और अब आखिर में आज की तस्वीर।
क्यूबा के हवाना में दुनिया भर के सिगार प्रेमियों का मजमा लगा हुआ है। दुनिया के 110 देशों की तकरीबन 3300 कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। सिगार कलेक्शन करने वाले लोग भी हवाना पहुंचे हैं। ये लोग शनिवार को सिगारों की नीलामी में हिस्सा लेंगे। इस नीलामी से क्यूबा सरकार करोड़ों डॉलर कमाती है, जो बाद में देश की स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होते हैं। क्यूबा के सिगार दुनिया में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। 2024 में क्यूबा ने 83 करोड़ डॉलर के सिगार बेचे। क्यूबा के बाद चीन का नंबर आता है। और यहां रुकने बस कुछ ही पलों के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।